हे एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। जोड़ना बैच लेक्चर नंबर 46 में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वीवीआई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। इस वीडियो को आप देख लीजिए। जो पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज है, जो कि अभी तक आपको इस चैप्टर से मैंने केवल थ्योरी ही करा करके छोड़ दिया था। वहां पर मैंने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया था। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। बस इसको आप ध्यान से देखते चलिए। अगर आपको लगता है कि स्पीड धीमा है तो आप इसको यूट्यूब में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देखेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर होगा, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपका आंसर पता है तो आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। 1 का इतना होगा, 2 का इतना होगा, 3 का इतना होगा। बस ये आप कर सकते हैं, इससे आपका भी प्रैक्टिस रहेगा। हवा में एप्सिलॉन नॉट आर का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट आर को कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो हवा में इसका मान हो जाएगा, मैं इसको टिक भी कर देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे आपको आंसर डायरेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन है हवा में एप्सिलॉन और आर का मान क्या होता है? तो इसको कहा जाता है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब हवा में रिलेटिव परमिटिविटी का मान होता है 1, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर F बटा Q। तो यहाँ से फोर्स बराबर हो जाएगा F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो पूछा गया है विद्युत फ्लक्स, तो 5 बराबर फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे वोल्ट पर मीटर। ये जो वोल्ट पर मीटर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वोल्ट पर मीटर। और ए का मतलब हो एरिया, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एम से एम कट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वोल्ट पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑप्शन सी सही है। संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? अब देखिए जरा, इसमें पूछा गया है Q बराबर एनी। ये टॉपिक होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा मल्टीपल में होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। कभी भी 2.5 नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी भी इंटीजर नहीं होगा। तो Q बराबर एनी में n का कौन सा मान संभव नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, उसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। एक मिनट, ऑप्शन बी, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। अच्छा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक जैसा दिख रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, या ऑप्शन बी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैधुता क्या होता है? मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता होता है कि जिस माध्यम में निकालना है उसका, और बट्टा में एयर का। तो जो एयर का होता है उसको सूचित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसी प्रकार से पूछा है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक का मान क्या होता है? जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। इसका मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है? तो ये एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, जिसको हमने अभी रिलेटिव परमिटिविटी कहा था। तो पानी का होता है 80, ऑप्शन ए। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के बराबर 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर यहाँ से ε0 पूछेगा तो इसका मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है 1/4πε0 9 × 10 के पावर 9। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद उसका द्रव्यमान, मतलब जब किसी पदार्थ से उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है, नॉन ऑफ दीज। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भले ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है, लेकिन कुछ तो होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आवेश का बीमा क्या होता है। अब ये तो सबको पता होता है कि आवेश का बीमा फॉर्मूला होता है I = Q बटा T। तो Q बराबर हो जाएगा I × T, और Q का अगर डायमेंशन निकालेंगे तो I का हो जाएगा एम्पीयर और T का हो जाएगा टाइम। तो आवेश का बीमा हो जाएगा A × T। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ε0 का मात्रक क्या होता है। अब ε0 का मात्रक मैंने अभी आपको बताया है। ε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक मिनट, ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10 के पावर -12 और 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट इसमें दिया है न्यूटन पर मीटर, और F है, उसके बाद C है, और C का मतलब जैसे कि F है तो F हम लोग तो फैराड हो जाएगा, C है, उसके बाद F × M है। तो चूंकि C बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा V। अब यहाँ से अगर F को हम फैराड बोल देते हैं तो ये कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फैराड, कैपेसिटेंस का, जिसका फॉर्मूला होता है Q बटा V, मतलब कि चार्ज बटा वोल्टेज। तो चार्ज बटा वोल्टेज का होता है वोल्ट, और यहाँ पर है मीटर, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यहाँ से अगर हम वोल्ट का यूनिट पुट कर देंगे तो LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल Fi यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को एकदम आप आराम से बनाइए, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है Q1, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है Q2, दोनों का बीच का डिस्टेंस है R, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स होगा K Q1 × Q2 और बट्टा हो जाएगा R²। ये हो गया समीकरण 1। अब किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, ठीक है, मैंने F यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया है। अगर उसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाता है, मतलब कि अब यहाँ पर चार्ज रहेगा Q1, अब यहाँ पर चार्ज रहेगा Q2, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अब हो गया R/2। तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं कि विद्युत बल F' है, तो K और यहाँ पर Q1 और Q2 और R/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा K Q1 × Q2, अब बट्टा यहाँ से हो जाएगा R², अब बट्टा में 4 तो 4 से हो जाएगा ऊपर, और इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, इसके बदला में लिख सकते हैं F। तो F' बराबर हो गया F गुना में हो गया 4, तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान देखिए, जब अगर मान लेते हैं कि एक वस्तु को हम चार्ज किए, जब वस्तु को रगड़ा जाता है तो रगड़ से भी उस पर चार्ज उत्पन्न होता है। जब हम अपने हाथ को रगड़ते हैं तो भी हमारा हाथ आवेशित हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अगर किसी के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि द्रव्यमान उस पर घट जाएगा। अगर किसी वस्तु के ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब होता है कि उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो अगर इसको आवेशित किया जाए, इसका मतलब क्या होता है, वस्तु को हम आवेशित कर रहे हैं, तो वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है, उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है। तो सवाल पूछा गया है किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन ए बढ़ता है जो कि नहीं होगा, ऑप्शन बी घटता है नहीं होगा, ऑप्शन सी अचर रहता है नहीं, घट या बढ़ सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता जिसको मैंने एप्सिलॉन नॉट कहा था, इसको विद्युतशीलता कहा जाता है। विद्युतशीलता या इसका एक और नाम है परमिटिविटी कहा जाता है। परमिटिविटी, तो परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूलाम स्क्वायर। देखिए न्यूटन के पावर -1 है मतलब 1 बटा न्यूटन, मीटर के पावर -2 है मतलब मीटर स्क्वायर, और ऊपर है कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कूलाम बल है, तो कूलाम बल क्या है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए कूलामिक फोर्स को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय बल। ये जो Q1 और Q2 है मतलब यहाँ पर जो चार्ज स्फीयर लिया जाता है और यहाँ पर जो चार्ज स्फीयर लिया जाता है और जो फोर्स लगता है हमेशा दोनों को सेंटर के लॉन्ग लगता है। उसके बाद विद्युत बल, ये तो विद्युत बल है ही, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि कूलाम बल केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव का मान क्या होगा? तो इसका समविभव का मान हो जाएगा y z के तल में जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऑप्शन सी। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या मान होता है? तो ये भी याद करने वाला है। इसका हो जाएगा 4.8 इंटू 10 के पावर -10। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, जिसको यहाँ पर ऑप्शन ए टिक किया जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित रहता है, संरक्षित को जिसको बोलते हैं हम कंजर्व। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब आप विद्युत जो आवेश होता है उसको ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको अगर उत्पन्न भी करेंगे तो उसको एक रूप से बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और जिसके वजह से विद्युत क्षेत्र रहता है, और जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो एकांकी चालक है तो उसका जितना उस पर चार्ज होगा और जितना उसका पोटेंशियल मतलब जितना उसका विभव का मान होगा, जिसका अनुपात हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है, मतलब Q बटा V का जो मान होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। एक कूलाम आवेश बराबर, ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था जिसका आंसर 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। और इसमें क्या था? अच्छा ये क्वांटम था, क्वांटम इशू, और यहाँ पर कूलाम था। दोनों में डिफरेंस है। एक कूलाम आवेश बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुने 10 के पावर 9 ESU हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद यदि आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? तो E बराबर अभी फॉर्मूला बताया गया है, E बराबर A बटा Q होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में डायरेक्शन पूछ रहा है तो वो हमेशा लंबवत होता है। जो भी सतह दिया जाएगा, जो भी सरफेस दिया जाएगा उस सतह के लंबवत होता है। क्या? तो आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक और समरूप हो जाएगा। समरूप कहने का मतलब कि वो एकदम एक समान रूप से जाएगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या का मान क्या होता है? तो उसका त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। जब भी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा उसका रेडियस का वैल्यू बढ़ जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पर एक चार्ज होता है -Q और यहाँ पर एक चार्ज होता है +Q। बीच का डिस्टेंस होता है 2L और यहाँ पर एक पॉइंट होता है A। यहाँ पर कोई पॉइंट होता है O। इस डिस्टेंस को L और इस डिस्टेंस को L कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट का मान हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब हमेशा ऋण से ऋणावेश से धनावेश। डाइपोल मोमेंट को P या D से सूचित किया, P या म्यू से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से P का फॉर्मूला होता है Q × 12। अगर इसका SI मात्रक देखेंगे तो Q हो जाएगा कूलाम और ये हो जाएगा मीटर, तो कूलाम मीटर। पूछा क्या है? SI मात्रक कूलाम मीटर। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, कूलाम मीटर।
क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का परिपथ क्या होगा। तो ये सर्किल होता है और इस क्वेश्चन को आप ऐसा ही याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में उसके लिए फिर सर्किल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जो कि होता है x² + y² = a²। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो ये सबको निकालने आता होगा। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकालेंगे तो कूलाम का हो जाएगा 80, न्यूटन का होता है mL टी के पावर -2, m स्क्वायर है मतलब l के पावर हो जाएगा 2। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा m के पावर -1, फिर l के पावर -3, और यहाँ से t जाएगा ऊपर, तो t जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस में, तो t के पावर 3 और हो जाएगा a। तो m के पावर -1 जिसके हिसाब से ऑप्शन बी, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 है। कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से न्यूटन का mL टी के पावर -2, कूलाम का 80, न्यूटन का mL टी के पावर -2, मीटर का l स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट बराबर m के पावर -1, l के पावर 2 3 -3, सब तो ठीक है, t ऊपर जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए कूलाम स्क्वायर है, कूलाम स्क्वायर है तो a² t² होगा, a² t², तो फिर यहाँ पर आ जाएगा t के पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, तो m के पावर -1, उसके बाद l के पावर -3, फिर t के पावर 4, उसके बाद a के पावर 2, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है। तो एक जो स्थिर आवेश होगा जिसको हम रेस्ट पर रखे होंगे, वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूल आवेश फ्री स्पेस की, मतलब फ्री स्पेस का परावैधता, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, मैंने बताया था 8.85 × 10⁻12 होता है। अगला, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होता है। इसको फिर से समझिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, मान लेते हैं कि इसके बीच का दूरी है R, तो F का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 × Q2 बटा हो जाएगा R²। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि R के बदला में हम 2R लिखते हैं, तो F' बराबर हो जाएगा K Q1 × Q2, और दूरी को दोगुना कर देंगे तो 2R का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो F' बराबर हो जाएगा K Q1 × Q2 अब बटा हो जाएगा 4R²। तो इसके बदला में क्या लिख सकते हैं इसके बदला में F, तो F बटा हो जाएगा 4। तो जो नया फोर्स है वो पुराने वाला फोर्स का कितना गुना हो गया, 1/4 गुना, तो 1/4 गुना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ई वेक्टर अगर बोलेगा तो ई वेक्टर कहने का मतलब होता है ऐसे, तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर, जिसको डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। पी वेक्टर का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, द्विया घूर्ण। इसके बाद इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें फोर्स का मान क्या होता है, लगने वाला बल अघूर्ण का मान, मतलब टाउ बराबर पूछा जाए तो टाउ बराबर फॉर्मूला होता है P × E, और टाउ क्या होता है, टॉर्क होता है। टाउ बराबर टॉर्क। उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो -P.E हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन देता है, तो कभी कभी PE sin थीटा भी दे देगा, तो इसमें कभी कभी -PE cos थीटा भी दे देगा। तो हमसे पूछा है बल अघूर्ण का मतलब होता है टॉर्क, तो टाउ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P × E। तो P × E कहाँ दिया हुआ है, P × E ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का बीमा क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमसे बीमा पूछा जा रहा है, तो ई बराबर फॉर्मूला होता है F/Q, तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। इसका डायमेंशन निकालेंगे तो न्यूटन का होता है mL टी के पावर -2, कूलाम का होता है 80, इसका डायमेंशन हो जाएगा mL। उसके बाद फिर टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -3 और ए के पावर -1, इसके हिसाब से ऑप्शन बी, m का m, ठीक है, l का l, टी के पावर -3, ए के मतलब यहाँ पर मैंने I यूज किया, इसमें यहाँ पर मैंने A यूज किया है और उसमें I यूज कर दिया गया है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। तो अगर खोखला गोला है और आवेशित है और वो भी चालक है, तो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान
0 होता है। अब आ जाएगा गॉस का क्वेश्चन, गॉस थ्योरम पर। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? देखिए इसमें एक पढ़ना होता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को पता होगा कि गॉस थ्योरम क्या होता है। इसका आंसर निकालते हैं फाई, और फाई बराबर क्या होता है? किसी सतह से इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स, जिसको फाई से सूचित किया जाता है, कहते हैं। तो फाई बराबर, मतलब फाई को कैलकुलेट करने के लिए आया गॉस का थ्योरम। तो फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन क्यू इनसाइड क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और उसके बाद यहां से लिख सकते हैं, एक मिनट, फाई बराबर क्रॉस इंटीग्रेशन ई डॉट डी, जिसको लिखते हैं क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि डाइपोल है, डाइपोल का मतलब होता है एक जगह होगा माइनस क्यू और यहाँ पर होगा प्लस क्यू। अगर इसी को किसी के अंदर डाल देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस क्यू और प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पर फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश बना तो वो क्यू है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है अथवा आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान। अच्छा, मतलब यहाँ पर सरफेस चार्ज का मान सिग्मा दे दिया है, तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर होता है जितना चार्ज होगा और बट्टा में जितना एरिया होगा। तो हमसे पूछा क्या है? विद्युत क्षेत्र, मतलब ई का फॉर्मूला पूछ रहा है, जो कि सिग्मा बाटा 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आवेशित चालक ऐसे है, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस हो सकता है। चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक क्षेत्र का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद इसका 35 क्वेश्चन, एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा? तो देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर क्यू इनसाइड का मान कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोकूलाम है, तो 10 गुने माइक्रोकूलाम में माइक्रोकूलाम को कूलाम में अगर बदल देंगे तो इसमें 10 के पावर -6 से गुना करना पड़ेगा, तो कूलाम में बदल जाएगा। तो क्यू बराबर हो जाएगा 10 के पावर -5 कूलाम। और चूंकि यहाँ से पूछा क्या है फ्लक्स, तो फ्लक्स बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। इसका फॉर्मूला तो यहाँ पर नहीं लगेगा। एक और फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर, यहाँ पर चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10 गुने 10 के पावर -6 अब बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन ए आ जाएगा 36 पाई। चौसठ समरूप बूंदे, जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़ा बूंदा बनाते हैं, तो बड़े बूंदे की धारिता क्या है? अब चूंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रखा है। 64 बूंदा है और यहाँ पर कैपेसिटर है 64 समरूप बूंदा, मतलब छोटा 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 करके इस प्रकार का बूंदा होगा, जिसका संख्या है 64, मिल करके एक बड़ा बूंदा बनाता है, ठीक है। तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए। तो छोटा वाला का मतलब एक का रेडियस आर मान लेते हैं, बड़ा है तो बड़ा का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। तो इसका एक का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 64 है। इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई यहाँ से कट गया। फिर यहाँ से कैपिटल आर क्यूब बटा स्मॉल आर क्यूब बराबर आ जाएगा 64। तो कैपिटल आर बटा स्मॉल आर का मान हो जाएगा 4, यानी कि जो कैपिटल आर होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर 4R। इसे सवाल पूछा गया है जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है। तो इसमें से अगर किसी एक का कैपेसिटेंस निकालेंगे
तो सी बराबर फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू, एक मिनट क्योंकि सी का मान तो ऑलरेडी हमें पता है, 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 माइक्रोफैराड लिख देते हैं बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ऐसे पूछा क्या है, तो जो बड़ा वाला बूंद है उसका धारिता का मान कितना हो जाएगा, बस यही पूछा है। एक मिनट, सी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यहाँ से इस आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सी बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और यहाँ से जो कैपिटल आर है उसके बदला में लिख सकते हैं 4r। तो सी बराबर, और यहाँ से आर का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 5/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 इंटू ये जो स्मॉल आर है इसके बदला में रख देंगे 5 और बटा में रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट गया, तो सी बराबर यहाँ से आ गया 4×5 = 20, यानी कि 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल अप्रोच है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो सॉल्व करना है, बाकी इसका अप्रोच सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार पूछ रहा है ये, न्यूटन पर कूलाम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलाम बोलिए चाहे वोल्ट पर मीटर बोलिए, बोथ आर सेम। तो इसलिए ऑप्शन में न्यूटन पर कूलाम भी दिया हुआ रहेगा या वोल्ट पर मीटर भी दिया रहेगा, दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसी को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। सी बराबर Q/V, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन जो बड़ा रहा है 0 हो जाएगा, पहले भी आया था। किसी वस्तु का परावर्तनांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 से अधिक होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी भी वस्तु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान, एक मिनट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि एयर या वैक्यूम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको एप्सिलॉन नॉट आर कहा जाता है, 1 होता है। और वाटर के लिए, पानी के लिए होता है ये 80, मतलब एयर का लिए सबसे मिनिमम होता है, हवा में सबसे मिनिमम होता है, इसलिए हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान मैक्सिमम होता है, इसलिए बाकी जो होगा वो 1 से ज्यादा ही होगा, ऑप्शन सी। किसी संधारित्र के धारिता का मात्रक क्या होता है। तो ये फैराड होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फैराडे नहीं, फैराड होता है। अगला क्वेश्चन, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और इसके अंदर पोटेंशियल कुछ नहीं होता है, मतलब इसके अंदर विद्युत विभव का मान होता है 0। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 4 संधारित्रों जिनमें से प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाना है। तो देखिए संधारित्र को जब हम जोड़ते हैं तो सबसे पहला होता है श्रेणीक्रम सीरीज में। जब सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रजिस्टर का ठीक उल्टा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया सीरीज का फॉर्मूला। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखिएगा, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब चूंकि यहाँ पर 4 संधारित्र है जिससे प्रत्येक का संधारित्रता का मान है 2 माइक्रोफैराड और उसको जोड़ करके 8 बनाना है, तो क्या करेंगे 2 + 2 + 2 + 2 तब ना 8 आएगा। तो ये क्या किया है, इसको हमने समांतर में जोड़ा है, तो इसका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उसे किसमें जोड़ना चाहिए। तो उच्चतम अगर प्राप्त करना है तो उसको समांतर में जोड़ दीजिए। आवेश वितरण से क्या होता है, अगर आवेश वितरण होगा तो उसका एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है।
अगला क्वेश्चन है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? तो वोल्टेज प्रत्येक संधारित्र के बराबर होता है विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 48 है समान धारिता के n संधारित्रों को पहले n समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब देखिए अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अगर मान लेते हैं कि C को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं और सबका कैपेसिटर का मान कितना है? n है, तो फॉर्मूला होता है NC इक्वेशन 1। उसके बाद फिर श्रेणी क्रम में, मतलब अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो फॉर्मूला होता है C/N इक्वेशन 2। तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का मान क्या होगा? तो CP/CS निकालना है। तो NC अब आटा हो जाएगा C/N, C कट जाएगा, N जाएगा ऊपर तो हो जाएगा N²1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C N²1। और दिस इज ऑल अबाउट द VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ योर फेवरेट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।